पता नहीं कैसे और क्यों, मगर ईशानी एकदम से पलटकर उसके गले लग गई। अर्जुन इसके लिए तैयार नहीं था। वो 2 कदम पीछे हुआ और खुद को संभाल उसने भी ईशानी को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। ईशानी के हाथ अर्जुन की पीठ पर कसे हुए थे और चेहरा अर्जुन के सीने में छुपा हुआ था। वो पल बेहद खूबसूरत था। अर्जुन अपने प्यार को पहली बार अपनी बाहों के दरमियान लिए खड़ा था और ईशानी पहली बार अर्जुन के प्रति अपनी हिचक खोल रही थी। वजह चाहे जो भी हो, कुछ पलों की खामोशी के बाद अर्जुन ने ईशानी को खुद से दूर किया तो ईशानी के चेहरे पर शर्म की रंगत साफ झलक रही थी। वो मैं ईशानी बोल रही थी कि अर्जुन ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, कुछ मत बोलो ईशु, ये जो कुछ भी उस पल में हुआ मेरे लिए बहुत खास है। मुझे पता है कि तुम अपने सपने के सच होने की खुशी को मुझसे बांटना चाहती थी, तो तुम मेरे सीने में आ छुपी। अब ये चाहे दोस्त के नाते हो या पति होने के नाते, मेरे लिए वो एहसास बहुत खास बन गया है। अब मेरा दिल कुछ और सुनना नहीं चाहेगा। चलो, कॉलेज के लिए देर हो रही है। अर्जुन ने ईशानी के माथे को प्यार से चूमा और बाहर आ गया। उसके होंठों की मुस्कुराहट उसके दिल का हाल बखूबी बयान कर रही थी। कॉलेज में अर्जुन ने सारा एडमिशन प्रोसेस पूरा किया और बाहर आकर अनाया और विपुल को सब समझा दिया था। दोनों ने ईशानी के इर्द गिर्द खड़े होकर अपने भाई को निश्चिंत होने के लिए कहा। अर्जुन ने भी मुस्कुराते हुए उन दोनों को बाय कहा और ईशानी को लेकर वहां से निकल गया, क्योंकि विपुल और अनाया के कुछ लेक्चर्स बाकी थे और ईशानी एक हफ्ते बाद से कॉलेज ज्वाइन करने वाली थी। ईशानी कॉमर्स पढ़ना चाहती थी तो उसने वही स्ट्रीम चुनी। कार में बैठी हुई ईशानी अपनी ही सोच में गुम थी। उसके चेहरे पर अलग ही चमक बिखरी हुई थी। होठों पर भीनी सी स्माइल खिली हुई थी। अर्जुन गाड़ी चलाते हुए बीच बीच में उसकी तरफ देख रहा था और उसकी खुशी को खुद में भी महसूस कर पा रहा था। आइसक्रीम खाओगी? अर्जुन ने अचानक से ब्रेक लगाकर ईशानी से पूछा, तो वो एक पल को तो घबरा ही गई थी। उसको यूं घबराता हुआ देख अर्जुन ने ईशानी की हथेली थामी और कहा, जस्ट रिलैक्स, मैंने पूछा आइसक्रीम खाओगी? जी। ईशानी बोलते हुए अर्जुन के हाथ का प्यार और गर्माहट भरा स्पर्श महसूस कर पा रही थी। तो आओ चलो, चलकर आइसक्रीम खाते हैं। अर्जुन बाहर आया और ईशानी की तरफ आकर कार का दरवाजा खोलकर अपना हाथ बढ़ा दिया, जिस पर इस बार ईशानी ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया और बाहर आकर गाड़ी से टिककर खड़ी हो गई। अर्जुन आइसक्रीम के 2 कोन ले आया और एक ईशानी की तरफ बढ़ा दिया। दोनों चुपचाप अपनी अपनी आइसक्रीम खा रहे थे कि तभी अर्जुन ने जानबूझकर अपनी आइसक्रीम नीचे गिरा दी। अरे, आपकी आइसक्रीम तो नीचे गिर गई। अब क्या करें? आप अपने लिए एक और आइसक्रीम ले लीजिए। ईशानी खाते खाते रुक गई और बड़ी मासूमियत के साथ उसने अपनी बात कह दी, पर उसे नहीं पता था कि अर्जुन क्या सोच रहा था। नहीं, छोड़ो, तुम अपनी आइसक्रीम खत्म करो, फिर चलते हैं। अर्जुन ने कहकर आगे बढ़ा ही था कि ईशानी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ईशानी ने उसे रोकते हुए कहा, आप ये वाली खा लीजिए। आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। अर्जुन उसकी मासूमियत में खो रहा था। एक काम करते हैं, हम दोनों इसी को शेयर कर लेते हैं। वैसे मैंने सुना है कि एक दूसरे का झूठा खाने से प्यार बढ़ता है। क्या पता ये बात सच हो? ईशानी की आंखों में झांकते हुए अर्जुन ने कहा और आइसक्रीम की एक बाइट ले फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। अर्जुन की बात सुनकर ईशानी की पलकें शर्म से झुक गईं। वो कुछ बोली नहीं, पर उसने अर्जुन के हाथ से कोल लेकर खुद भी एक बाइट खा ली, जिसे देख अर्जुन के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। वहीं ईशानी भी चेहरा नीचे किए मुस्कुरा दी थी। दोनों घर पहुंचे तो वहां उन्हें एक और खुशखबरी सुनने को मिली। 3 दिन बाद उनकी शादी का एक ग्रैंड रिसेप्शन रखा गया था, जिसके लिए घर के सब बड़ों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी उठा ली थी। शादी बेशक बहुत साधारण थी, मगर रिसेप्शन शानदार होना था। इस फंक्शन में सबको आमंत्रित किया जाना था। सारे रिश्तेदार, दोस्त, बिजनेस पार्टनर्स, मीडिया सब इस फंक्शन का हिस्सा बनने वाले थे। आमंत्रण पत्र सबको फोन के जरिए भेजा जाना था। बाकी सब अरेंजमेंट्स के लिए इवेंट प्लानर को हायर किया जा चुका था। राधा जी और कांता जी ने मिलकर सारी बातें उन दोनों को समझा दी थी। किन रिश्तेदारों से कैसे बात करनी है, मीडिया वालों से कैसे डील करनी है। अर्जुन तो सबको पहले से ही जानता था और उसे सबसे कैसे व्यवहार करना था यह भी उसे पता था। पर ईशानी बहुत घबरा गई। ऊपर से तो उसने बहुत ही शांति के साथ उन दोनों की बातें और सीख सुन ली थी और समझ ली थी, मगर अंदर ही अंदर वो बहुत घबरा रही थी। उसकी घबराहट को समझ राधा जी ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा,
बेटा, डरने और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम हैं ना तुम्हारे साथ। देखना सब कितने अच्छे से मैनेज हो जाएगा। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। जी माँ। ईशानी बस इतना ही बोल पाई। तभी राधा जी ने अर्जुन को इशारा किया तो अर्जुन वहाँ से उठकर ईशानी को अपने साथ कमरे में ले आया। क्या हुआ ईशु? तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? अर्जुन ने उसकी दोनों हथेलियों को थाम उसे बेड पर बिठाया और खुद उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। उससे पूछने लगा, जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैसे इतने सारे लोगों के सामने आ पाऊंगी? कैसे उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाऊंगी? कहीं मेरी वजह से आपकी छवि खराब हो गई तो? नहीं नहीं, मैं रिसेप्शन में नहीं जाऊंगी। बोलते हुए ईशानी पैनिक करने लगी थी। शांत हो जाओ ईशु। तुम घबरा क्यों रही हो? तुम अकेले नहीं, मेरे साथ रिसेप्शन में जाओगी। और क्यों नहीं जाओगी? ये तो हम दोनों के लिए ही रखा गया है ना। तुम्हारी वजह से मेरी छवि को कुछ नहीं होगा। और वैसे भी मुझे तुम्हें सबसे मिलवाना है। सबको बताना है कि यह है मिसेज ईशानी अर्जुन सिंघानिया, माई वाइफ। अर्जुन ने उसको अपने गले से लगाया और बहुत ही प्यार से उसके कंधों को, बालों को सहलाते हुए उसे समझा रहा था। वहीं ईशानी उसके कंधे पर से टिकाए उसकी बातें सुन रही थी। क्या तुम नहीं चाहती कि दुनिया को पता चले कि अब अर्जुन सिंघानिया की जिंदगी में एक बहुत ही खास और खूबसूरत हमसफर आ गई है? अर्जुन ने ईशानी को सामने करते हुए पूछा। तो ईशानी ने गर्दन नीचे कर अपनी झुकी हुई पलकों के साथ हाँ में सर हिला दिया। वैसे काफ़ी लड़कियां मरती थी मुझ पर। बहुत कोशिश की थी कईयों ने मुझे अपने प्यार में उलझाने की। अर्जुन ने शरारत भरे अंदाज में कहा था। ईशानी ने एकदम से अर्जुन की तरफ देखा। उफ! उसकी आंखों की गहराई फिर एक बार अर्जुन को खुद में ले डूबी। इन्हीं आंखों की कशिश ने पहली बार में अर्जुन का चैन चुरा लिया था। अर्जुन के सामने ईशानी की नज़रें ज़्यादातर झुकी ही रहती थीं। उसकी शर्म, हया, उसकी हिचक उसकी आंखों को अर्जुन के सामने ऊपर उठने से रोक लेती थी। ईशानी बोली तो कुछ नहीं, पर अर्जुन को उसकी आंखों में जलन का कतरा नजर आ गया था। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, जिसे उसने बड़ी ही चालाकी से छुपा भी लिया। ऐसे क्या देख रही हो? मैं सच कह रहा हूँ। चाहो तो केशव से पूछ लेना। यहाँ तक कि घर वालों ने भी न जाने कितनी लड़कियों की तस्वीर दिखाकर मुझसे शादी के लिए हाँ कहलवाने की कोशिश की थी। अर्जुन ने अपनी बात को आगे बढ़ाया। अब अगर तुम रिसेप्शन में नहीं जाओगी तो सबको तो यही लगेगा ना कि मैं अभी भी सिंगल हूँ, क्योंकि अभी तो किसी भी रिश्तेदार, बिजनेस पार्टनर्स, ऑफिस स्टाफ, मीडिया को हमारी शादी के बारे में नहीं पता। तो क्या पता? अर्जुन ने बात पूरी भी नहीं की, ईशानी उसकी आंखों में देखती हुई बोली, मैं आपके साथ जरूर जाऊंगी अर्जुन जी। और फिर पलकें झुका दी और अर्जुन का दिल बाग बाग हो गया। हाँ, तो मिसेस सिंघानिया को जलन होने लगी है। वेरी गुड। बस जल्दी से वो दिन आए जब तुम्हें भी अपने एहसास समझ आए और तुम अपने प्यार का इजहार करोगी। आई एम वेटिंग फॉर दैट स्पेशल मोमेंट। अर्जुन अपने मन ही मन सोचकर खुश हो रहा था। चलो अब आराम करो। कल से फिर एक बार हम बिजी होने वाले हैं और एक हफ्ते बाद से तुम्हारा कॉलेज भी तो स्टार्ट हो जाएगा। पिछले 3 दिन किस तरह से व्यस्तता भरे थे सबके लिए। सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी थी। सुबह अर्जुन और केशव ने अपने ऑफिस के सारे स्टाफ को पर्सनली इनवाइट किया था। शहर के सबसे खूबसूरत होटल आदित्य में उनका रिसेप्शन रखा गया था। सारे रिश्तेदार, बिजनेस पार्टनर्स, क्लाइंट्स और मीडिया सब वहां अपने समय से पहुंचने लगे थे। सिंघानिया परिवार के सभी सदस्य भी वहां पहुंच गए थे। अब सबको इंतजार था उस कपल का जिसके लिए फंक्शन रखा गया था। सभी की नजरें एंट्रेंस पर टिकी हुई थीं, मगर एक और भी शख्स था जो बहुत ही बेसब्री से अर्जुन के आने का इंतजार कर रहा था। हाथों में सॉफ्ट ड्रिंक का गिलास उठाए, गहरे पुते हुए मेकअप में, वेस्टर्न आउटफिट पहने, वो अपनी नजरें इधर उधर घुमाकर लोगों को देख रही थी कि तभी मीरा जी उनके पास आई। कैसी हो रिशिता? मैं ठीक हूँ दीदी। आप बताइए, आप कैसे हो? रिशिता ने एक साइड से मीरा जी को गले लगाते हुए बोला। कैसी ही होंगी मैं? कहाँ तुझे अर्जुन की दुल्हन बनाने का सोचा था मैंने, और कहाँ ये सब हो गया। पता नहीं ऐसा क्या देख लिया अर्जुन ने उस गंवार में जो सीधा शादी करके घर पर ले आया। मीरा जी ने थोड़ा गुस्से में, थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। तो कोई बात नहीं दीदी, अगर तब कुछ नहीं हुआ तो क्या पता आगे सब ठीक हो जाए। मैंने भी अर्जुन को लेकर ढेर सारे सपने देखे थे और मैं अपने सपनों को पूरा करके रहूंगी। ऋषिता के चेहरे पर कुटिलता के भाव आने लगे थे। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मीरा जी ने हैरानी से पूछा। सब हो सकता है दीदी, पर आपको मेरा साथ देना होगा।
बोलिए, दोगी मेरा साथ? रिशिता ने अपना हाथ आगे करते हुए कहा। मीरा जी पहले तो एक पल को सोच में डूब गईं, फिर एकदम से रिशिता के हाथ पर हाथ रखते हुए बोली, क्या करना होगा मुझे? रिशिता ने टेढ़ी हंसी हंसते हुए कहा, बस इतना कि मुझे कुछ दिनों के लिए अपने घर में रहने दो। इन कुछ दिनों में ही मैं उस लड़की को अर्जुन की जिंदगी से इतना दूर कर दूंगी कि वो कभी लौट कर नहीं आ पाएगी। ठीक है, कुछ करती हूँ मैं। मीरा जी ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। अर्जुन और ईशानी जैसे ही हॉल में आए, सबकी नजरें उन पर ठहर गईं। कितने सुंदर लग रहे थे साथ में दोनों। ईशानी एक पल को इतने सारे लोगों को एक साथ देख घबराकर पीछे कदम लेने लगी, तो अर्जुन ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और थोड़ा सा उसकी तरफ झुकते हुए बोला, घबराओ मत ईशू, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बस मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलो। इतना बोल अर्जुन ईशानी का हाथ थाम स्टेज की ओर बढ़ने लगा। दादा दादी, माँ पापा, चाचा विपुल, अनाया, अनीमा जी, महेश जी, केशव के साथ साथ दीपिका, सब उन दोनों को साथ देखकर बहुत खुश थे। बस कोई खुश नहीं था तो मीरा जी, जो फिलहाल उन सबके साथ नहीं थी। पर किसी ने इस तरफ गौर नहीं किया। राधा जी तो बार बार उन दोनों की बधाइयाँ ले रही थी। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए स्टेज पर आए तो राम नरेश जी और रमेश जी ने माइक अपने हाथ में लेते हुए सबका स्वागत किया और वहां उपस्थित लोगों से अपने पोते और बहू का परिचय करवाया। जिसके बाद राम नरेश जी और रमेश जी नीचे आकर बाकी मेहमानों से मिलने लगे। सब अर्जुन और ईशानी की शादी के बारे में पूछ रहे थे, जिनका जवाब उन्होंने पहले से ही सोच रखा था। अर्जुन के स्वभाव के बारे में सब पहले से ही जानते थे, इसलिए किसी ने ज़्यादा कुछ कहा नहीं और पार्टी एंजॉय करने लगे। मीरा और रिशिता आपस में ही उलझी रहीं। अनाया, विपुल, केशव और दीपिका उन दोनों के पास स्टेज पर ही आ गए थे। दीपिका ईशानी की तरफ झुकते हुए उसके कान में बोली, आओ, कितनी खूबसूरत लग रही है तू। तू और जीजू एक साथ कितने प्यारे लग रहे थे। भगवान तुम्हें हर बुरी नज़र से बचाए। हाँ भाभी, आपकी दोस्त एकदम सही कह रही है। आज तो भाई का दिल भी शोर मचा रहा है, क्यों भाई? दीपिका की हाँ में हाँ मिलाते अनाया ने अर्जुन से पूछा, तो अर्जुन ने उसे चुप करने के लिए आंखें दिखाईं। ईशानी उनकी बात सुनकर मुस्कुराई और कनखियों से अर्जुन को देखने लगी। तभी अचानक अर्जुन ने भी अपना चेहरा ईशानी की ओर घुमाया तो ईशानी हिचक गई और चेहरा घुमा लिया और अब मुस्कुराहट अर्जुन के चेहरे पर बिखर गई। अर्जुन को यूं मुस्कुराता देख केशव ने पूछा, क्या बात है, अकेले अकेले मुस्कुरा रहा है? हमें भी बता दे, हम भी थोड़ा हंस लें। उसको टालने के इरादे से अर्जुन ने बस इतना ही कहा। कुछ याद आ गया था। वो बात कर ही रहे थे कि मीडिया रिपोर्टर्स ने अपने सवाल जवाब शुरू कर दिए। सब जानना चाहते थे कि प्यार और शादी से दूर भागने वाले अर्जुन ने अचानक से शादी कैसे कर ली। केशव कुछ बोलने वाला था कि अर्जुन ने उसे रोक दिया और ईशानी को थामकर खड़ा हो गया। एक नज़र ईशानी को देख उसने बोलना शुरू किया, जी बिल्कुल सही कहा आपने। मैं प्यार और शादी जैसी चीज़ों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता था। मुझे ये सब बेकार की बातें लगती थी। पर कहते हैं, जब जो होना लिखा होता है वो हो ही जाता है, फिर उस पर हमारा कोई बस नहीं रहता। बस कुछ ऐसा ही हमारे साथ हुआ और नतीजा आपके सामने है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, तो मिलिए मेरी धर्म पत्नी मिसेज ईशानी अर्जुन सिंघानिया से। इतना बोल अर्जुन ने ईशानी की तरफ देखा तो ईशानी ने बड़ी ही सौम्यता से सबको हाथ जोड़कर नमस्ते कहा। बहुत सुंदर है आपकी वाइफ। कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू, रिपोर्टर ने कहा और वहां से चले गए। क्या बात है मेरे भाई, कितनी अच्छे से तुमने इन रिपोर्टर्स का सवालों का जवाब दे दिया है। मुझे लगा नहीं था। केशव हैरानी से अर्जुन को देख रहा था, जो अभी भी ईशानी को ही देख रहा था। मैं कुछ कह रहा हूँ, तूने सुना? केशव ने थोड़ा जोर से कहा तो अर्जुन ने उसकी तरफ घूरा और धीरे से बोला, मुझे सब पता है, वो भी जो और किसी को नहीं पता। तो कम से कम तू तो ऐसे मत बोल। हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। केशव बोल ही रहा था कि तभी ऋषिता वहाँ आई और अपना हाथ अर्जुन की तरफ आगे बढ़ाकर बोली, मैनी कांग्रेचुलेशंस अर्जुन एंड ईशानी। ईशानी और दीपिका दोनों ही रिश्ता को देख रही थी, लेकिन रिश्ता की आंखें सिर्फ अर्जुन पर ही टिकी हुई थी, जिनमें अलग सा जुनून दिख रहा था। अर्जुन ने हाथ बढ़ाकर रिश्ता का वेलकम किया। हालांकि वो जानता था कि मीरा चाची रिशिता से उसकी शादी करवाना चाहती थी, पर उसने कभी इस बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी। उसके लिए वो भी बाकी मेहमानों जैसी ही थी, इसलिए उन दोनों के इरादे के बारे में उसे कुछ नहीं पता था। थैंक यू सो मच रिशिता। इतना बोल अर्जुन ने अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की,
मगर रिशिता ने उसका हाथ कसकर पकड़ा हुआ था, जिसे ईशानी और दीपिका ने देख लिया और ईशानी को ऐसे देखकर बहुत बुरा लगा। कुछ देर बाद भी रिशिता ने अर्जुन का हाथ नहीं छोड़ा तो केशव ने एकदम से रिशिता का हाथ पकड़कर अर्जुन से दूर कर दिया और बीच में बोल पड़ा, हेलो रिशिता, हमसे भी मिलो। और नजर टेढ़ी कर मुस्कुरा दिया। तुम कौन हो और तुमसे क्यों मिलूं? केशव को यूं मुस्कुराता देख रिशिता चिढ़ गई। अरे मैं अर्जुन का खासम खास दोस्त हूँ। जो अर्जुन से जुड़ा है मैं खुद ब खुद उनसे जुड़ जाता हूँ। और अगर तुम्हारा मिलना मिलाना हो गया हो तो चलो कुछ खा पी लो। बाकी के मेहमान इंतजार कर रहे हैं नए जोड़े से मिलने के लिए। केशव ने उसे हाथ दिखा आगे बढ़ने का इशारा किया तो वो एकदम जलमुन गई और अर्जुन को सी यू सून कहते हुए वहां से चली गई। उसके जाने के बाद अर्जुन ने सानी, दीपिका और केशव ने एक दूसरे को देखा और हल्के से हंस पड़े। वहीं नीचे राधा जी की पारखी नजरें भी रिशिता के व्यवहार को महसूस कर पा रही थी, जिसकी वजह से उनके चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए। तभी रमेश जी ने वहां आकर उनका ध्यान बटाया और दूसरी तरफ ले गए। रिशिता बहुत गुस्से में बैठी हुई खाने की प्लेट में चम्मच चला रही थी। अंदर ही अंदर उसे ईशानी को अर्जुन के साथ देखकर जलन हो रही थी। कहाँ तो उसने अर्जुन के साथ शादी के सपने देखे थे और कहा सब यूं अचानक से बदल गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। अर्जुन सिर्फ मेरा है। दीदी ने मुझसे वादा किया था कि वो मेरी शादी उससे करवाएंगी, पर करवा नहीं पाई। मगर हालात कब बदल जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। मैं ईशानी की जिंदगी में वो तूफान लाऊंगी जिससे वो बुरी तरह बिखर कर रह जाएगी और अर्जुन सिर्फ मेरा होगा। जस्ट वेट एंड वॉच। मन ही मन सोचकर रिश्ता के चेहरे पर तिरछी हंसी आ गई। अर्जुन और ईशानी रिसेप्शन से लौटकर रूम में जा चुके थे। बाकी सब लोग भी अपने अपने कमरों की तरफ बढ़े ही थे कि तभी सामने से उन्हें मीरा जी के साथ रिशिता आती हुई दिखाई दी। माथा तो सभी का ठनक गया था, पर देर रात की वजह से कोई कुछ नहीं बोला। राधा जी ने कांता जी की तरफ देखा तो उन्होंने उसे आंखों से शांत रहने का इशारा किया। मीरा जी कांता जी की तरफ कुछ कहने को बढ़ी ही थी कि तभी उन्होंने थोड़े सख्त लहजे में कहा कि सुबह बात करते हैं, अभी के लिए रिशिता को गेस्ट हाउस में ठहरा दो। मीरा जी फिर कुछ बोल ही नहीं पाई और रिशिता को लेकर गेस्ट हाउस चली गई। अशोक जी भी सर झटकते हुए अपने कमरे की ओर आ गए। रिशिता को यहाँ देखकर राधा जी सबसे ज्यादा परेशान थी। अर्जुन और ईशानी की शादी के बाद से ही मीरा जी के स्वभाव में आए बदलाव की वजह से ये परेशानी अब ज्यादा ही बढ़ती नजर आ रही थी। उन्हें यूं परेशान देखकर रमेश जी उनके पास आए और उन्हें रूम में चलने के लिए कहा। मन ही मन सब कुछ ठीक होने की कामना करते हुए दादा जी भी अपने कमरे में आ गई। आखिर मीरा चाहती क्या है? उसे क्या जरूरत थी रिशिता को यहाँ लाने की, जबकि उसको अच्छे से पता है कि यहाँ पर रिशिता को कोई पसंद नहीं करता। कितना पीछे पड़ी थी वो अर्जुन की शादी उस घमंडी रिश्ता से करवाने के लिए। कमरे के अंदर आते ही राधा जी के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने अपनी भड़ास रमेश जी के सामने निकाल दी। रमेश जी भी कहीं ना कहीं इन सब बातों से इत्तेफाक रखते थे, इसलिए उन्होंने राधा जी को समझाया कि तुम बिल्कुल परेशान मत हो। अर्जुन कोई छोटा बच्चा तो नहीं है जो उसे कोई भी बहला फुसला लेगा। रमेश जी की बात सुनकर राधा जी को थोड़ी शांति हुई तो रमेश जी फिर बोले, वैसे भी अर्जुन ने खुद अपनी मर्जी से शादी की थी और उसने इस शादी को निभाने का फैसला भी खुद से लिया था, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो अपने रिश्ते को मजबूती से संभाल लेगा। क्या तुम्हें अपने बेटे पर विश्वास नहीं है? है, बिल्कुल है। मुझे अपने दोनों बच्चों पर पूरा विश्वास है, पर मीरा और रिशिता पर नहीं। अगर इन दोनों ने मेरे बच्चों की जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश की ना, मैं भूल जाऊंगी कि मीरा मेरी कुछ लगती है। आपने भी देखा है ना, जब ईशानी बहू बनकर इस घर में आई है तभी से मीरा के स्वभाव में बहुत फर्क आ गया है। बहाने ढूंढती है वो ईशानी को नीचा दिखाने के। राधा जी अपने डर को नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। और तुमने भी देखा ना, अर्जुन ने कितनी समझदारी से अपनी पत्नी का साथ दिया हर बार। तो परेशान मत हो, इन दोनों का साथ ऊपर वाले ने लिख दिया है तो कोई भी इन्हें अलग नहीं कर सकता। रमेश जी ने राधा जी को साइड से हक करते हुए कहा तो राधा जी चौंक कर बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूँ मतलब? अपनी परेशान पत्नी को संभाल रहा हूँ, और क्या। तो क्या हुआ अगर हमारे बच्चे बड़े हो गए? मैं तो आज भी तुम्हें बेहद प्यार करता हूँ। अब तुम्हें ही घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती तो इसमें मैं क्या करूँ? रमेश जी मुस्कुराते हुए बोले तो राधा जी उन्हें देखकर हंस पड़ी। शुक्र है भगवान का कि तुम्हारे चेहरे पर हंसी तो आई। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है राधा, सब अच्छा ही होगा। वैसे भी सच्चे प्रेम और पवित्र गठबंधन को कोई भी आकर
यूं ही नहीं तोड़ सकता। अब हमें ही देख लो, हमने भी कितने उतार चढ़ाव देखे अपनी जिंदगी में, पर उन सब में हमारा रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हुआ है ना? तो बस अपना विश्वास बनाए रखो, सब कुछ अच्छा ही होगा। चलो अब आराम कर लो, थक गई होगी तुम, सुबह से भाग दौड़ कर रही हो। रमेश जी ने राधा को बेड पर बैठाते हुए समझाया। शायद आप सही कह रहे हैं, मुश्किलों से लड़कर ही तो वो एक दूसरे को ज्यादा अच्छे से अपना पाएंगे। इतना कहकर राधा जी रमेश जी के गले लग गईं। रिसेप्शन से आने के बाद ईशानी अपने कपड़े चेंज कर बेड के सिराने से टिकी हुई बैठी है। अपनी ही सोच में गुम थी कि तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और अर्जुन चेंज करके बाहर आया। अर्जुन ने ईशानी को गहरी सोच में डूबा हुआ देखा तो धीरे से उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। ईशानी एकदम से चौंक गई तो अर्जुन बोला, रिलैक्स, मैं हूँ। क्या हुआ ईशु, किस सोच में गुम हो? जी वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ईशानी रिशिता के बारे में सोच ही रही थी, मगर मुंह से सिर्फ इतना ही बोल पाई। अब वो कैसे कहे अर्जुन से कि उसे रिशिता के इरादे ठीक नहीं लगे। आखिर वो उनकी रिश्तेदार थी। पता नहीं अर्जुन कैसे रिएक्ट करेगा। अर्जुन उसके पास आकर बैठा और उसकी हथेली को अपने हाथ में पकड़कर बोला, नहीं कुछ बात तो है, बताओ मुझे क्या परेशानी है। अर्जुन को महसूस हो रहा था कि ईशानी किसी बात को लेकर परेशान है। जब से रिसेप्शन से लौटे हैं तब से ही वो कुछ गुमसुम सी है। जी कोई बात नहीं है, ईशानी ने फिर अपनी बात दोहराई। अच्छा अगर कोई बात नहीं है तो फिर मेरी पत्नी के चेहरे पर इतनी उदासी क्यों छाई हुई है? क्या वो मुझे इस लायक भी नहीं समझती कि अपनी तकलीफ मुझसे बांट सके? अर्जुन अपने हाथ से उसकी हथेली को सहला रहा था। ईशानी उसकी बात सुनकर बोली, आज पहली बार मैंने इतनी बड़ी पार्टी देखी, इतने सारे लोगों को देखा। सब लोग कितने पैसे वाले थे, कितनी सारी खूबसूरत लड़कियां वहां आई हुई थी, सब एक से बढ़कर एक थी। उससे क्या हुआ यीशु, हमारी शादी का रिसेप्शन था, सब लोगों को बुलाया गया था, इसलिए वो सब वहाँ थे। वहाँ कितनी खूबसूरत लड़कियाँ क्यों ना थीं, मगर मेरी प्रिंसेस तो मेरे पास ही थी, तो मेरी नज़र तो किसी पर गई ही नहीं। अर्जुन ने ये कहते हुए ईशानी के सर को अपने सीने से लगा लिया, जिससे ईशानी की धड़कनें तेज हो गईं। ईशानी अर्जुन के सीने से लगकर एक अजीब सा सुकून महसूस कर रही थी, मगर रिशिता का चेहरा अभी भी उसके जहन में घूम रहा था। आप मुझे कभी छोड़ तो नहीं दोगे ना? मुझे पता है मुझ में बहुत सारी कमियां हैं, पर मैं कोशिश करूंगी उन कमियों को दूर कर आपके लायक बनने की। ईशानी का डर अब जुबान पर आ ही गया था। और तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? अब अर्जुन की चौंकने की बारी थी। उसने ईशानी को खुद दूर कर उसकी आंखों में झांका तो उन आंखों में नमी के साथ साथ इनसिक्योरिटी भी नजर आ रही थी। कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया। सॉरी। खुद की तरफ देखते हुए अर्जुन को देखकर उसने नज़रें झुका लीं और दूर जाने लगी। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और अपनी तरफ खींच लिया। ऐसे खींचे जाने पर ईशानी एक बार फिर झटके से अर्जुन के सीने में आ छुपी। इस बार उसके हाथ अर्जुन के कंधे पर थे और अर्जुन के हाथ उसकी कमर पर आ गए थे। अर्जुन के हाथों की छुअन से ईशानी सिहर उठी थी। ये पहली बार था जब अर्जुन ने ईशानी को यूं पकड़ा हुआ था। ये क्या था? तुम्हारे मन में ये बात आई कैसे कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? बोलो ईशानी। इस बार अर्जुन की आवाज़ थोड़ी सख्त हो चली थी। ईशानी के मुंह से कोई आवाज़ ही नहीं निकली, नजरें भी झुकी हुई थीं। अर्जुन की आवाज़ से ईशानी को पता चल गया था कि अर्जुन गुस्से में है। मेरी तरफ देखो ईशानी, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। ये बात तुम्हारे मन में आई कैसे? अर्जुन ने ईशानी को खुद से दूर कर फिर से कहा। जी वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही मन में आया तो मुंह से निकल गया। आप प्लीज गुस्सा मत कीजिए। आई एम सॉरी, ईशानी लगभग रुआंसी होते हुए बोली। वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि अचानक तुम्हारे मन में यह बात कहाँ से आई? क्या रिसेप्शन में कुछ हुआ था जो मुझे नहीं पता? अर्जुन की नजरें ईशानी के चेहरे के हाव भाव को स्कैन कर रही थीं। नहीं कुछ भी तो नहीं, आप यूं ही परेशान हो रहे हैं, बस ऐसे ही पूछ लिया मैंने। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ईशानी अपनी तरफ से बात को संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी। अर्जुन को पता था कि अब ईशानी कुछ नहीं बोलने वाली, इसलिए अब उसने इस बारे में कुछ नहीं पूछा। उसने ईशानी के दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया और बहुत प्यार से कहा, कोई बात नहीं, पर आगे से ऐसे ख्याल अपने मन में आने मत देना, समझी? चलो अब सो जाओ, बहुत थक गई हो। अर्जुन ने उसे बेड पर लिटाया और ब्लैंकेट उड़ाया और मुड़कर सोफे की तरफ आने लगा कि तभी ईशानी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अर्जुन ने चौंक कर उसकी तरफ देखा
तो ईशानी ने घबराकर उसका हाथ छोड़ दिया और नजरें नीची कर ली। धीरे से बोली, आप यहाँ बेड पर ही सो जाइए, सोफे पर आप ठीक से सो नहीं पाते हैं। अर्जुन उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और बोला, ठीक है, मैं तो बेड पर सो जाऊंगा, पर क्या तुम कंफर्टेबल रहोगी? ईशानी ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर चेहरा नीचे कर खुद से बोली, एक आप ही तो हैं जिनके साथ खुद को कंफर्टेबल महसूस कर पाती हूँ मैं। कुछ कहा तुमने? अर्जुन ने उसके हिलते हुए होंठ को देखकर पूछा। नहीं, कुछ भी तो नहीं, ईशानी जल्दी से बोली। कोई बात नहीं, तुम सो जाओ। इतना कहकर अर्जुन फिर सोफे की तरफ बढ़ा तो ईशानी ने जल्दी से तकिए की दीवार बना दी और बोली, आप प्लीज यहाँ बेड पर सो जाइए, मैं कंफर्टेबल हूँ। अर्जुन ने तकिए की बनी दीवार देखी तो खुद में बड़बड़ाया, अगर कंफर्टेबल हो तो फिर ये दीवार क्यों? मगर सामने से कुछ नहीं बोला और चुपचाप आकर बेड की दूसरी तरफ लेट गया और लाइट्स ऑफ कर दी। बेड के दोनों किनारों पर एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए लेटे हुए अर्जुन और ईशानी की आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। ईशानी जहाँ रिश्ता के बारे में सोचकर अपनी नींद भूले बैठी थी, वहीं अर्जुन अपने अंदर उड़ते हुए खुशी के समंदर को महसूस कर नींद से दूर ही था। ईशानी उसके बारे में सोचने लगी है, जल्दी ही वो दिन भी आएगा जब वो यूं एक दूसरे की तरफ पीट करके नहीं बल्कि एक दूसरे की बाहों में सो रहे होंगे। अपनी कसमकस में उलझे हुए दोनों को कब नींद आ गई। सुबह की सूरज की पहली किरण से ईशानी की आंख खुली तो खुद के ऊपर कुछ रखा हुआ सा महसूस हुआ। चौंकते हुए ईशानी ने थोड़ा सा उठकर देखा तो अर्जुन उसके करीब गहरी नींद में सोया हुआ था और उसका एक हाथ ईशानी के ऊपर रखा था। ईशान ने उसको यूं देखकर मुस्कुरा दी। कितने प्यारे लगते हैं ये सोते हुए, बिल्कुल किसी मासूम से बच्चे की तरह। ईशानी अर्जुन को बड़ी फुर्सत से निहार रही थी। अर्जुन के हाथ की छुअन से वो अधीर हो रही थी। धीरे से उसने अर्जुन का हाथ हटाने की कोशिश की तो अर्जुन ने और कसकर उसे अपनी बाहों में ले लिया। अर्जुन गहरी नींद में शायद उसे तकिया समझ रहा था। इधर ईशानी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। अगर अर्जुन को उठाती है तो नींद खराब हो जाएगी और अगर नहीं उठाती है तो फिर वो खुद कैसे उठ पाएगी। इसी सोच में डूबी हुई ईशानी अर्जुन को देखकर अपना मन भर रही थी कि तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। भाभी, बाहर अनाया थी। अनाया की आवाज़ सुनकर ईशानी उठने को हुई पर नहीं उठ पाई। आखिर में उसने अर्जुन के सिर को सहलाया और बोली, जी आप उठ जाइए, बाहर अनाया बुला रही है। मगर अर्जुन की नींद नहीं खुली। एक बार, दो बार, तीन बार उठाने के बाद भी अब अर्जुन टस से मस नहीं हुआ क्योंकि देर रात कहीं जाकर वो सो पाया था। बाहर अनाया दरवाजे पर नॉक किए जा रही थी। अब ईशानी को कुछ समझ में नहीं आया तो उसने अर्जुन का हाथ पकड़कर थोड़ा जोर लगाकर हिलाया तो वो जैसे चौंक कर उठा। अर्जुन ने खुद को ईशानी के बेहद करीब पाया तो सक पकाकर इधर उधर देखने लगा। वो, आई एम सॉरी, नींद में पता नहीं चला कि कब मैं। अर्जुन बात पूरी करता इससे पहले ईशानी उठकर बाथरूम में चली गई। अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आया कि ईशानी ने कुछ कहा क्यों नहीं कि तभी फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई और अनाया जोर से बोली, भाभी आप दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे हो? कब से बुला रही हूँ मैं आपको। अर्जुन ने अनाया की आवाज़ सुनी तो जल्दी से दरवाज़ा खोला। शुक्र है दरवाज़ा खुला तो सही। आपको पता है पिछले 20 मिनट से मैं दरवाजे पर खड़ी हूँ। वैसे भाभी कहाँ है? अनाया अपनी धुन में बोले जा रही थी कि तभी अर्जुन ने उसे चुप कराते हुए कहा, वो शायद बाथरूम में है। ओह अच्छा, वैसे आज हमें उनके कॉलेज जाने के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी। नीचे सभी आप दोनों का इंतजार कर रहे हैं। आप दोनों रेडी होकर जल्दी आइए। अनाया ने अपनी बात खत्म की और नीचे चली गई। 20 मिनट से, यानी कि 20 मिनट से मैं उसके करीब था। उसे पता भी था, फिर भी उसने कुछ कहा नहीं। अर्जुन ने खुद से बोला और फिर मुस्कुराकर उठा। तभी ईशानी बाथरूम से नहाकर गीले बाल पोंछती हुई बाहर आई। गुलाबी बॉर्डर वाली पीली साड़ी में वो क्या कमाल लग रही थी। वो आकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हुई और तैयार होने लगी। सामने खड़ा अर्जुन एकटक उसे ही देख रहा था और ईशानी भी आईने में से ही चोर नज़र से उसे देख रही थी। आईने में से दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराईं तो दोनों के दिलों में हलचल बढ़ने लगी। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि वो ईशानी को कैसे बोले कि गहरी नींद के चलते वो उसके करीब आ गया था। वो उसको किसी भी तरह से अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाना चाहता था। इधर ईशानी भी कुछ देर पहले बीते हुए पलों को सोच सोच कर शर्म से लाल हुई जा रही थी। उसे पता था कि यह सब नींद की वजह से हुआ था। अर्जुन ने जानबूझकर नहीं किया था, मगर अर्जुन का उसके यूं करीब आना उसके दिल के तार छेड़ गया था। न विवाहिता सा श्रृंगार कर जब वो मुड़ी तो अर्जुन उसके पीछे ही खड़ा था।
वो सुबह के लिए सॉरी। अर्जुन आगे बोलता इससे पहले ही सानी नजर झुकाकर, मुझे नीचे काम है, अनाया बुलाने आई थी, इतना बोल वहां से जाने लगी। ईशानी आगे बढ़ी ही थी कि पीछे से अर्जुन ने उसकी कलाई थाम ली और फिर उसके आगे आते हुए फिर से बोला, आई एम सॉरी ईशू, पता नहीं कैसे नींदों में मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाना चाहता था। तो आपको किसने कहा कि मुझे अनकंफर्टेबल फील हुआ? वो बेहद ही खूबसूरत पल थे मेरे लिए, जिन्हें कुछ देर के लिए ही सही मैंने जिए। कैसे बताऊं कि आपके बिना मेरा सुकून कहीं नहीं है। अपनी ज़िंदगी का अब हर एक पल आपकी बाहों में गुजारना चाहती हूँ मैं। हेलो ईशू, कहाँ खो गई? अर्जुन ने ईशानी की आंखों के आगे चुटकी बजाई तो जैसे वो होश में आई। ये क्या था? वो ये सब अपने मन में ही बोल रही थी। क्या हुआ? क्या सोचने लगी तुम? अर्जुन ने उसे खामोश देखा तो फिर से पूछा। जी वो मुझे देर हो रही है। ईशानी ने बड़े ही धीरे से अर्जुन से अपनी कलाई छुड़वा ली और बाहर की ओर आ गई। सीढ़ियों से उतरते हुए ईशानी की धड़कनें बहुत शोर कर रही थी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मुझे? खुद से बातें करने लगी हूँ मैं। क्या कभी उन्हें अपने दिल की बात बता भी पाऊंगी मैं? उनके आगे तो मेरे होंठ सिल जाते हैं और धड़कनें बढ़ जाती हैं। मैं उन्हें प्यार करने लगी हूँ। अपनी ही ख्यालों में गुम ईशानी धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आ रही थी कि तभी उसे सामने डाइनिंग टेबल पर सबके साथ रिशिता भी नजर आई। ये ये यहाँ क्या कर रही है? ईशानी के मन में ढेर सारे सवालों ने अपनी जगह बना ली। उसे आता देख राधा जी ने उसे आवाज लगाकर अपने पास बुला लिया। ईशानी ने सब बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया कि तभी अनाया खुशी से उछलती हुई उसके पास आई और न्यूज़पेपर दिखाकर बोली, आज की न्यूज़ पढ़ी आपने? आखिरकार दिल्ली के उभरते यंग बिजनेसमैन मिस्टर अर्जुन सिंघानिया को उनकी ड्रीम गर्ल मिली गई और उन्होंने शादी भी कर ली। अनाया सबको ये खबर पढ़कर सुना रही थी और उन दोनों की साथ में छपी हुई फोटो भी दिखा रही थी। कांता जी ने रिश्ता की ओर देख ईशानी की बलाई उतारते हुए कहा, किसी की बुरी नजर ना लगे मेरी बिटिया को, और ईशानी को अपने गले से लगा लिया, जिसे देख मीरा जी और रिशिता का मुंह बन गया। सही कहा आपने माँ जी, कुछ लोगों का ना मकसद ही होता है अपनी बुरी नज़र से दूसरे की हंसती खेलती जिंदगी में आग लगाने की। कांता जी का साथ देते हुए राधा जी ने भी अपनी बहू की बलाएं उतार ली। आओ चलो नाश्ता कर लो बेटा। राधा जी ने ईशानी को बैठने के लिए कहा तो ईशानी ने उनका हाथ पकड़ा और चेयर पर बिठाते हुए बोली, मैं नहीं, आप बैठिए और नाश्ता करिए माँ। राधा जी बहुत ही प्यार से अपनी बहू को देख रही थी और कांता जी उन्हें। ईशानी सबको नाश्ता सर्व करने लगी तो रिशिता ने जानबूझकर उसको एक तरफ से टक्कर मारी कि उसके हाथ से गर्म सब्जी का कटोरा उसकी साड़ी पर गिरा तो ईशानी की आह निकल गई। सब लोग एकदम से घबरा उठे। सो सॉरी, ये गलती से हो गया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। रिशिता माफी का नाटक करते हुए बोली तो सामने से आते हुए अर्जुन ने सख्त लहजे में कहा, इस बार जो हो गया सो हो गया, मगर आगे से गलती से भी ऐसी गलती मत करना, समझी? अर्जुन तुरंत ईशानी के पास आया और उसे अपनी गोद में उठाकर वापस अपने रूम में ले आया। नीचे मीरा जी और रिशिता को छोड़कर बाकी सभी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और मन में तसल्ली। अपने कमरे में आकर अर्जुन ने ईशानी को बेड पर बिठाया और जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स ले आया। दिखाओ मुझे कहाँ जला है, अर्जुन ने हाथ में दवाई की ट्यूब उठाते हुए कहा तो ईशानी शर्म के मारे कुछ नहीं बोली। उसे यूं चुप देखकर अर्जुन थोड़ा गुस्से में बोला, अपनी यह खामोशी बात के लिए बचाकर रखना, लेकिन अभी बताओ कहाँ जला है? आप मुझे दे दीजिए, मैं खुद लगा लूंगी, ईशानी ने हिचकते हुए कहा तो अर्जुन फिर जोर से बोला, मैंने कहा दिखाओ मुझे कहाँ जलन हो रही है। अर्जुन की गुस्से से भरी आवाज सुनकर ईशानी थोड़ी सहम गई। उसे शर्म आ रही थी मगर फिर भी उसने अपने पेट की तरफ इशारा किया तो एक पल तो अर्जुन भी ठहर गया, मगर अगले पल उसने ईशानी के पेट की तरफ से पल्लू हटाने के लिए हाथ बढ़ाया। उसके हाथ हल्के कांप रहे थे मगर ईशानी की तकलीफ उसके चेहरे पर पड़ पा रहा था। वो धीरे से उसने ईशानी के पेट की तरफ से साड़ी का पल्लू हटाया तो जलने से एकदम काफी सारे लाल निशान बन गए थे, जिसे देखकर अर्जुन को बहुत दुख हुआ। उसने देख लिया था कि रिशिता ने जानबूझकर ईशानी के ऊपर गरम सब्जी गिराई थी। जब तक वो वहां पहुंचता तब तक ईशानी के ऊपर सब्जी गिर चुकी थी और जलन के कारण उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर खुद को कंट्रोल करके खड़ी थी वो। अर्जुन ने अपने हाथ में क्रीम लेकर जहां जहां जलने के निशान बने थे वहां वहां लगाना शुरू किया। अर्जुन की उंगलियों की छुअन से ईशानी अंदर ही अंदर सिहर रही थी और शर्म के कारण आंखें बंद हो चुकी थीं।
क्योंकि अर्जुन ठीक उसके सामने ही बैठा था। इधर अर्जुन के दिल का हाल भी कुछ जुदा नहीं था। पहली बार वो इस तरह से ईशानी को छू रहा था। उंगलियां बेशक पेट पर थीं उसकी, मगर नजरें इधर उधर ही घूम रही थीं। दोनों के बीच अजीब सी असहजता भरा माहौल बन गया था। क्रीम लगाकर अर्जुन ने ईशानी का पल्लू फिर से ठीक कर दिया और बोला, चलो अब आराम कर लो, थोड़े टाइम के बाद जलन कम हो जाएगी। अर्जुन ने खड़े होते हुए कहा, जी मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत हो। ईशानी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ मैं जानता हूँ तुम कितनी ठीक हो। आगे से अपना ध्यान रखना और इशिता से दूर रहना, ठीक है? अर्जुन ने उसको समझाया। यही तो मैं भी आपसे कहना चाहती हूँ, उस रिशिता से दूर रहिए। वो आपको अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। ईशानी अपने मन ही मन बोल रही थी। ईशानी को चुप देखकर अर्जुन ने फिर से बोला, कुछ कह रहा हूँ मैं, सुना तुमने? जी ठीक है। ईशानी बस इतना ही बोलकर चुप हो गई। अर्जुन उसे कमरे में आराम करने को बोलकर खुद हॉल में चला आया। सभी ईशानी को लेकर थोड़े परेशान थे, तो अर्जुन ने यह कहकर कि वो ठीक है, सबकी चिंता दूर की। अर्जुन की बात सुनकर सबने चैन की सांस ली। तो अर्जुन ने राधा जी से बोला, माँ आप ईशानी का ध्यान रखिएगा प्लीज। कल से तो वैसे भी उसको कॉलेज जाना है, तो उसे किचन के कामों से दूर रखना। राधा जी ने बड़े ही प्यार से जवाब दिया, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब उसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। अर्जुन ये बोलकर बाहर की तरफ आया तो मीरा जी ने उसे आवाज देकर रोका। क्या हुआ चाची, कुछ काम था आपको? अर्जुन थोड़े रूखी सी आवाज में बोला। हाँ काम तो था अर्जुन बेटा, पर पता नहीं तुम कहीं गलत ना समझ लो, बस इसीलिए झिझक सी हो रही है। मीरा जी ने अपनी आवाज में भरपूर मिठास घोलते हुए कहा, बताइए क्या काम है, अगर मेरे बस में हुआ तो जरूर करूंगा। अर्जुन मीरा जी के हाव भाव को गौर से देख रहा था। हाँ वो, तुम्हें पता है ना, मेरी बुआ की बेटी रिशिता यहाँ आई हुई है। दरअसल वो यहाँ दिल्ली में जॉब के लिए आई है, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना वो तुम्हारे ऑफिस को ही ज्वाइन कर ले। मीरा जी ने अटकते हुए अपनी बात पूरी की। मीरा जी की बात सुनकर अर्जुन 2 मिनट के लिए चुप हो गया। फिर थोड़ा सोचकर बोला, ठीक है, आप आज उन्हें ऑफिस भेज दीजिएगा। अगर वो मैनेजर की पोस्ट के लिए एलिजिबल हुई तो मैं उन्हें हायर कर लूँगा। बट उसे जॉब उसकी काबिलियत की वजह से मिलेगी, आपकी सिफारिश की वजह से नहीं। अगर आपको ठीक लगे तो आप उसे 10 बजे मेरे ऑफिस भेज दीजिएगा। अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर अपनी आंखों पर ग्लासेस लगाते हुए अर्जुन ने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और वहां से चला गया। मीरा जी ने अर्जुन के जाने के बाद चैन की सांस ली और अंदर आ गई। अंदर आकर वो सीधे गेस्ट रूम की ओर चली गई। सोफे पर बैठी थी रिशिता अपने लैपटॉप में आई हुई मेल्स चेक कर रही थी कि तभी मीरा जी ने उसके पास आकर उसे आज की गुड न्यूज़ दी। जॉब की खबर सुनकर रिशिता के चेहरे पर जीत की स्माइल आ गई। तभी मीरा जी ने उसे कहा कि अर्जुन सिर्फ काबिलियत के बलबूते ही तुम्हें यह जॉब देगा, सिर्फ मेरे कहने भर से नहीं। उसकी चिंता आप मत करो दीदी, वो सब मैं संभाल लूंगी। वैसे शुरुआत काफ़ी अच्छी रही। सुबह ईशानी को उसका सबक मिल गया और अब अर्जुन के ऑफिस में जॉब। ग्रेट, ये बात कहकर वो हंस पड़ी और साथ दिया मीरा जी ने। ठीक 10 बजे रिशिता अर्जुन के ऑफिस के बाहर खड़ी थी। रिसेप्शन पर जाकर उसने अर्जुन से मिलने की बात की तो वहां बैठी लड़की ने उसे अपॉइंटमेंट के बारे में पूछा। रिशिता को गुस्सा तो बहुत आया। कहाँ अगर उसकी शादी अर्जुन से होती तो वो इस ऑफिस की मालकिन होती, और कहाँ अब ये 2 टके की लड़की उससे अपॉइंटमेंट की बात बोल रही है। अपॉइंटमेंट तो नहीं है मेरे पास, आप अपने सर से कहो कि रिशिता आई है, वो खुद समझ जाएंगे। रिशिता ने थोड़ा जोर देकर कहा तो रिसेप्शनिस्ट ने साफ इनकार कर दिया। सॉरी मैम, अभी सर मेरठ वाले क्लाइंट के साथ मीटिंग में बिजी है। उनका स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि मीटिंग के दौरान उनको बिल्कुल परेशान ना किया जाए। आप यहीं बैठकर वेट कर सकती हैं। अरे आपके सर ने ही मुझे यहाँ 10 बजे जॉब इंटरव्यू के लिए बुलाया था। आप एक बार कोशिश तो करिए उनसे बात करने की। ऋषिता जिद करने लगी। रिसेप्शनिस्ट उसे कुछ बोलती तभी वहां दीपिका आ गई और रिसेप्शनिस्ट से बोली, नेहा, अभी तक सभी डिपार्टमेंट्स के अकाउंट रिकॉर्ड्स मेरे पास नहीं आए हैं। तुम एक बार सबको ये मैसेज करके कह दो कि जल्द से जल्द सबके अकाउंट्स फाइल्स मेरे पास भेज दें। ओके दीपिका, अभी करती हूँ। नेहा के बोलते ही दीपिका मुड़कर जाने लगी तो ऋषिता को देखकर ठहर गई। क्या मैंने आपको पहले कहीं देखा है? शायद अर्जुन सर के रिसेप्शन में। ऋषिता की तरफ देखकर कुछ सोचते हुए दीपिका ने उसे पूछ ही लिया। हाँ सही पहचाना तुमने, तुम भाई ईशानी के पास ही खड़ी थी ना, मैंने भी देखा था तुम्हें वहाँ। ऋषिता ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। ओह हाँ याद आया, बाय द वे तुम यहाँ कोई काम था?
दीपिका ने उससे हाथ मिलाते हुए पूछा। हाँ, अर्जुन ने इंटरव्यू के लिए बुलाया था, बस उसी का वेट कर रही थी। ऋषिता ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बताया। ओह अच्छा। हाँ, अभी तो अर्जुन सर मीटिंग में बिजी है, शायद उन्हें टाइम लग जाए। तब तक आओ, कैंटीन चलते हैं। दीपिका उसे अपने साथ कैंटीन ले गई। वैसे तुम यहाँ, ऋषिता ने दीपिका से पूछा तो उसने बताया कि वो यहाँ अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करती है। दोनों बात कर ही रही थी कि दीपिका के पास नेहा का कॉल आया। उसने कहा कि अर्जुन सर ऋषिता को अपने केबिन में बुला रहे हैं। ठीक है, हम आते हैं, कहकर दीपिका ने ऋषिता को अर्जुन के केबिन में जाने को कहकर खुद अपने डेस्क पर आ गई। ऋषिता अर्जुन के केबिन का दरवाजा बिना नॉक किए अंदर आ गई, जिसे देखकर अर्जुन और केशव दोनों के माथे पर बल पड़ गए। मिसेस ऋषिता, ये क्या बिहेवियर है आपका? आपको नहीं पता कि किसी के केबिन में जाने से पहले परमिशन लेनी पड़ती है? और वैसे भी आप यहाँ जॉब इंटरव्यू के लिए आई हैं। अर्जुन ने थोड़े सख्त लहजे में ऋषिता से कहा। हाँ, मुझे पता है, मैं यहाँ जॉब इंटरव्यू के लिए आई हूँ और मुझे लगा हम आपस में एक दूसरे को जानते हैं, तो कोई फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है। ऋषिता ने भी अपना पूरा एटीट्यूड दिखाते हुए कहा। मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता सिवाय इसके कि तुम मेरी चाची की बुआ की बेटी हो, और इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत भी नहीं समझता। और सुबह तुम्हारे व्यवहार के बारे में मैं खुद अपनी आंखों से देख चुका हूँ। इसलिए आगे से इस बात का ध्यान रखना कि तुम ईशानी और मुझसे दूरी बना कर रखो। रही ऑफिस की बात, तो सिर्फ यही कहूँगा कि अगर तुम यहाँ काम करना चाहती हो तो यहाँ के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे। अर्जुन ने उसे सुबह के हादसे के बारे में चिताते हुए कहा। ऋषिता की अर्जुन की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर किसी तरह वो खुद पर काबू रखे हुए खड़ी रही। उसका मकसद अर्जुन को अपने प्यार में उलझाकर सिंघानिया खानदान की बहू बनना था। ऐसे में वो किसी भी हालत में अर्जुन को गुस्सा दिलवाकर खुद से दूर नहीं जाने देना चाहती थी। तो बस इसलिए सारी बातें सुनने के बाद अपने चेहरे पर बेचारगी के भाव लाते हुए बोली। सुबह के लिए मुझे माफ कर दो अर्जुन, मैं मानती हूँ मैंने जानबूझकर ईशानी के ऊपर गरम सब्जी गिराई थी। ये बात सुनकर अभी तक सब चुपचाप देख रहा केशव एकदम चौंकते हुए बोला। व्हाट? तुम्हें ईशानी के ऊपर सब्जी गिराई, वो भी जानबूझकर? केशव ने पहले ऋषिता की ओर देखा, फिर अर्जुन की ओर देखकर बेसब्री से बोला। ईशानी कैसी है? ज़्यादा जला तो नहीं है ना? नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। अब मैंने दवाई लगा दी थी और आराम करने को बोलकर आया हूँ। अर्जुन ने उसकी चिंता दूर करते हुए कहा। थैंक गॉड। केशव ने सिर्फ इतना ही कहा और ऋषिता की तरफ देखते हुए बोला। ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही कहूँगा, जितना हो सके ईशानी से दूर रहना, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। ओह गॉड, अभी तक तो एक था, अब ये दूसरा भी रिश्ता की फिक्र में घुला जा रहा है। ऐसा क्या है उस ईशानी में? अर्जुन और केशव को ईशानी की फिक्र करते हुए देख ऋषिता चिढ़ते हुए अपने मन में बड़बड़ा रही थी। आई प्रॉमिस, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। प्लीज इस वजह से मुझे जॉब न देने का बहाना मत बनाना, ऋषिता लगभग रुआंसी होते हुए बोली। ठीक है, बट मेरी ये बात ध्यान रखना। इतना कहते हुए अर्जुन ने ऋषिता को बैठने के लिए कहा और उसका इंटरव्यू लेने लगा। केशव भी उसके साथ ही बैठा था। ऋषिता को अपने काम के बारे में पूरी जानकारी थी, इसलिए उसने बड़ी ही आसानी से इंटरव्यू के लिए पूछे गए सभी प्रश्नों का अच्छे से जवाब दिया। उसकी काबिलियत देखकर अर्जुन और केशव भी प्रभावित थे। वेल डन मिसेज ऋषिता, वाकई तुमको अपने जॉब के बारे में काफ़ी जानकारी है। हमें अच्छा लगेगा अगर तुम पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करोगी। वेलकम टू एएस इंटरप्राइजेज एज क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अर्जुन ने उससे हाथ मिलाते हुए कहा। केशव ने भी उसकी तारीफ की और कहा कि अब मेरठ वाले क्लाइंट को तुमने हैंडल करना है और हमें यह प्रोजेक्ट मिलना चाहिए। जी बिल्कुल सर। ऋषिता ने केशव को सर कहकर बुलाया तो केशव बोला, तुम मुझे भी अर्जुन की तरह नाम से बुला सकती हो। जिस पर अर्जुन ने उसकी तरफ भौंवे चढ़ाते हुए कहा, मैंने इसे कब कहा कि मुझे नाम से बुलाए? वो अभी तक तो ये तुम्हें तुम्हारे नाम से ही बुला रही थी ना, तो बस इसलिए मैंने भी कह दिया। केशव अर्जुन की तरफ हल्का सा मुस्कुराता हुआ बोला। नहीं केशव, ऑफिस में हम ऑफिस के नॉर्म्स फॉलो करेंगे तो ही सही रहेगा। मिसेस रितिका को कि तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है? ऋषिता की तरफ देखते हुए अर्जुन ने पूछा तो ऋषिता थोड़ी अटकते हुए बोली, नॉट एट ऑल सर। गुड, अर्जुन ने कहा। मिस्टर बंसल, आप मिस ऋषिता को उनका काम समझा दीजिए। अर्जुन ने इंटरकॉम पर मिस्टर बंसल को अपने केबिन में बुलाकर सारी बात समझाई। जी सर, आइए मिस ऋषिता। मिस्टर बंसल ऋषिता को लेकर अपने केबिन में आए
और उसे सारा काम समझा दिया। साथ ही मेरठ वाले प्रोजेक्ट की डिटेल वाली फाइल भी रिशिता को हैंड ओवर कर दी। इसके बाद उन्होंने उसको उसका केबिन दिखाया और बेस्ट ऑफ लक बोलकर चले गए। उनके जाने के बाद रिशिता ने अपने केबिन को अच्छे से देखा और फिर अपनी कुर्सी पर बैठती हुई टेढ़ा हंसते हुए खुद से बोली, अर्जुन सिंघानिया सर की कंपनी में आपका स्वागत है रिशिता। अभी तो कंपनी में तेरी एंट्री हुई है। बहुत जल्द अर्जुन की ज़िंदगी में भी तू शामिल हो जाएगी। उसके लिए तुझे धीरे धीरे अर्जुन के दिल में अपने लिए जगह बनानी पड़ेगी। तो बस फिर शुरू हो जा। इधर रिशिता को भेजकर अर्जुन कुछ फाइल्स पढ़ने लगा तो केशव कहने लगा, यार ये रिशिता मुझे कुछ ठीक नहीं लगी। माना कि अपने काम के बारे में उसको काफ़ी अच्छी जानकारी है, मगर उसके इरादे कुछ ठीक नहीं। तुझे क्या लग रहा है? मुझे पता है उसके इरादे, किस मकसद से वो हमारे ऑफिस में आई है, ये भी जानता हूँ। उसके इरादों की एक झलक मैं सुबह ही देख चुका हूँ। उसने जानबूझकर ईशानी को तकलीफ में डाला था। गंभीर आवाज में अर्जुन बोला, फिर भी तूने उसे हमारे ऑफिस में जॉब दे दी, जबकि तुझे पता है कि वो तुझे और ईशानी को अलग करने के मकसद से यहाँ आई है। अब की बार केशव की आवाज़ में चिंता साफ समझ आ रही थी। हाँ, ये जानते हुए भी मैंने उसको अपने ऑफिस में जॉब दी। इसके दो कारण है। पहला ये कि चाची की रिश्तेदार है और मुझे लगता है चाची भी इसके इरादों के बारे में जानती हैं। दूसरा ये कि ऑफिस में मेरी नज़रों के सामने रहेगी तो ईशानी घर पर सुरक्षित रहेगी। अर्जुन ने केशव को सारी बात समझाई तो केशव बोला, फिर तो तूने सही फैसला किया। पर क्या ये तुम्हारे घर में रहने वाली है? ये तो मुझे पता नहीं। शायद माँ को पता होगा। पर अगर ऐसा हुआ तो मुझे सबसे इस बारे में बात करनी होगी। मैं ईशानी को लेकर कोई लापरवाही नहीं करना चाहता। वो खुद से तो कुछ कहेगी नहीं और अंदर ही अंदर तकलीफ सहती रहेगी, जो मैं आज देख भी चुका हूँ। कुछ सोचते हुए अर्जुन ने अपनी बात पूरी की। अर्जुन घर पर ईशानी का पूरा ध्यान रख रहा था। जलन के निशान भी कम हो गए थे। 2 दिन बाद से ईशानी को कॉलेज ज्वाइन करना था, जिसके लिए उसे शॉपिंग करनी थी। अर्जुन ने विपुल और अनाया को बोल दिया था कि वो ईशानी के साथ चले जाएं, जिसके लिए उन दोनों ने खुशी खुशी अपनी सहमति दे दी थी। पिछले 2 दिनों से रिशिता उसके सामने नहीं आ रही थी। वो ऐसे दिखा रही थी कि उसे बस अपनी जॉब से मतलब है, लेकिन और किसी चीज़ से नहीं। मीरा जी ने पहले ही अशोक जी और कांता जी से कह दिया था कि कुछ दिनों के लिए रिशिता उन्हीं के साथ रहेगी। ना चाहते हुए भी उन्होंने उसकी बात मान ली और उसके लिए गेस्ट रूम रेडी करवा दिया था। आज भी वो पहले ही ऑफिस के लिए जा चुकी थी। विपुल अनाया और ईशानी को डीटी मॉल में ले आया। वहां पहुंचकर वो दोनों तो लेडीज सेक्शन में ड्रेसेस देखने लगे और विपुल ने अपने लिए टी शर्ट देखने जेंट्स सेक्शन की तरफ चला गया। अनाया और ईशानी दोनों अपने अपने तरीके से कपड़े देख रही थी। अनाया थोड़े वेस्टर्न स्टाइल के कपड़े देख रही थी तो वहीं ईशानी अपने लिए सूट सलवार में ऑप्शन ढूंढ रही थी। भाभी ये देखिए, ये ब्लैक जीन्स आप पर बहुत अच्छी लगेगी और इसके साथ ये लाल वाला टॉप बहुत ही मस्त लगेगा। क्या कहती हो आप? अनाया अपने एक हाथ में ब्लैक जीन्स और एक हाथ में लाल रंग की एक प्यारी सी कुर्ती लिए ईशानी को उसे ट्राई करने के लिए मना रही थी। ईशानी ने पहले कभी वेस्टर्न ड्रेसेस नहीं पहने थी तो वो थोड़ा झिझक रही थी। मैं ये नहीं पहन पाऊंगी अनाया, मैंने पहले कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने। प्लीज़, तो क्या हुआ? अगर पहले नहीं पहने हैं तो अब पहन सकती हो। एक धीर गंभीर आवाज़ आई तो उन दोनों ने एक साथ मुड़कर देखा तो सामने अर्जुन अपना एक हाथ पैंट की जेब में डालकर एक दूसरे हाथ से गॉगल उतारते हुए सामने से उनकी ओर ही चला आ रहा था। भाई, आप यहाँ कैसे? अर्जुन को अपनी तरफ आता देख अनाया तो खुशी से चीखी पड़ी और ईशानी की पलकें हमेशा की तरह झुक गईं। मुझे कुछ काम था इस तरफ, तो मैंने विपुल से पूछा था कि तुम तीनों कहाँ हो, तो उसने बताया तो बस आ गया। अनाया की बात का जवाब देकर उसने ईशानी की तरफ देखकर कहा, जाओ इसे एक बार ट्राई करो। नहीं अच्छी लगी तो मत लेना, पर एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है। ईशानी बिना कुछ कहे वो कपड़े लेकर ट्रायल रूम की तरफ चली गई। कुछ देर बाद वो झिझकती हुई सी बाहर निकली तो अनाया बोली, वाह भाभी, आप कितनी प्रिटी लग रही हो, एकदम मस्त है ना भाई? अनाया की बात सुनकर ईशानी अब अर्जुन के बोलने का इंतजार कर रही थी, जो कि उसे ही देखे जा रहा था। हाँ, सच में बहुत ही अच्छी लग रही हो तुम, पर क्या तुम कंफर्टेबल हो? अर्जुन की बात सुनकर ईशानी ने हाँ में गर्दन हिलाई। अर्जुन कुछ और बोलता कि तभी उसका फोन बजा। उसने फोन उठाकर कहा, हाँ ऋषिता, कुछ काम है? सामने से कुछ कहा गया तो अर्जुन ने कहा, ठीक है मैं आ रहा हूँ, और फोन रखा तो अनाया और ईशानी उसकी तरफ ही देख रही थी। भाई, ये ऋषिता ही थी ना?
ये आपको फ़ोन क्यों कर रही थी और आप कहाँ जा रहे हैं? ईशानी के मन में उठने वाले सवाल अनाया पूछ रही थी। दोनों के चेहरे पर ही परेशानी के भाव झलक रहे थे, जिन्हें अर्जुन भी महसूस कर पा रहा था। रिलैक्स, रिशिता ने हमारी कंपनी को ज्वाइन किया है और उसी का ही फ़ोन था। जयपुर में बिजनेस एक्सपेंशन को लेकर एक दो मीटिंग्स हैं, वो उन्हीं के बारे में ही मुझे बता रही थी। तो मुझे निकलना होगा। यू गाइस कैरी ऑन। शाम को घर पर मिलते हैं। बाय। एक नज़र ईशानी को देख अर्जुन अपने ऑफिस की तरफ निकल गया और इधर ईशानी के मन में विचारों का तूफान आ गया और उसका मन शॉपिंग से हट गया। अनाया, मुझे घर जाना है, ईशानी ने कहा तो अनाया बोली, मगर भाभी अभी तो आए हैं, अभी तो कुछ लिया भी नहीं आपके लिए। कोई बात नहीं, पर मुझे घर जाना है, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। ईशानी के बोलने पर अनाया ने विपुल को बुला लिया और वो तीनों वापस सिंघानिया हाउस के लिए निकल गए। घर पहुंचकर ईशानी तुरंत ही अपने रूम की ओर चली गई और अनाया और विपुल हॉल में आकर बैठ गए। दादी और राधा जी दोनों ने ईशानी को थोड़ा परेशान सा रूम की तरफ जाते देखा तो उन्होंने अनाया की तरफ देखा। अनाया ने उन दोनों को सारी बात बताई। अनाया की बातें सुनकर कांता जी ने राधा जी को ईशानी के कमरे में भेजा और उसे समझाने को कहा। ईशानी अपने कमरे का दरवाजा बंद कर अपने बेड के सिराने पर सर टिकाए बैठी थी। आंखें बंद थी और जहन में अर्जुन और ऋषिता दोनों ही घूम रहे थे। ऋषिता के लिए उसे पहले से ही अच्छी फीलिंग्स नहीं थी। उसने अर्जुन का ऑफिस क्यों ज्वाइन किया और अर्जुन को तो सब पता था, फिर उसने ऋषिता को जॉब पर क्यों रखा? आखिर ऋषिता चाहती क्या है? खुद के ही सवाल जवाब में उलझी हुई थी वो कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ईशानी अपनी जगह से उठी और दरवाजा खोला तो देखा सामने राधा जी ट्रे में जूस का गिलास लिए खड़ी थी। अरे माँ, आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लिया होता। ईशानी ने बहुत ही प्यार से उन्हें अंदर लाते हुए कहा। दादाजी ने अंदर आकर जूस की ट्रे साइड टेबल पर रखी और सोफे पर बैठ गई। ईशानी को भी अपने पास बिठाया। क्यों, मैं नहीं आ सकती तुम्हारे पास? राधा जी बोली तो ईशानी हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, आप प्लीज नाराज मत होना। ईशानी की घबराहट भांप कर राधा जी मुस्कुराते हुए बोली, मैं क्यों नाराज होंगी अपनी बेटी से? चलो अब बताओ मुझे क्या बात है जिससे मेरी बच्ची का चेहरा मुरझा गया? कोई बात नहीं है माँ, ईशानी नजरें चुराते हुए बोली तो राधा जी ने उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़ा और कहा, अगर मेरी जगह तुम्हारी अपनी माँ होती तो क्या तुम उन्हें भी अपने दिल की परेशानी नहीं बताती? उनकी यह बात सुनकर ईशानी की आंखें भर आईं और उनके कंधे से सिर टिकाकर अपने भीतर चलने वाली सारी उलझन राधा जी को बता दी। सारी बात सुनने के बाद राधा जी उसके सर को सहलाते हुए बोली, समझ सकती हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। अभी नई नई शादी हुई है तुम्हारी, अभी एक दूसरे के बारे में शायद अच्छे से जानते भी नहीं हो तुम। शादी करना जितना आसान है ना, उतना ही मुश्किल उसको निभाना होता है। एक दूसरे के प्रति अटूट प्यार, पूर्ण समर्पण और गहरा विश्वास रखकर ही इस रिश्ते को निभाया जा सकता है। अर्जुन मेरा बेटा है, इसलिए मैं उसके स्वभाव को अच्छे से जानती हूँ। बिना कोई कारण वो कुछ नहीं करता। रिशिता को अपने ऑफिस में जॉब देने के पीछे भी कोई बड़ा कारण रहा होगा। मेरे बेटे की तरफ से मैं तुम्हें भरोसा दिलाती हूँ, मगर एक पति के रूप में तुम उस पर कितना विश्वास करती हो, ये तुम्हें तय करना है। अपना रिश्ता तुम कैसे मजबूत बनाओगी, ये मैं तुम पर छोड़ती हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मेरी गुड़िया। उनकी बातें सुनकर ईशानी आकर उनके गले लग गई और बोली, थैंक यू माँ, मुझे समझाने और बताने के लिए। मैं जानती हूँ ये कैसे हैं। इन पर शक करने का तो कोई सवाल ही नहीं है और जो परेशानी थी वो आपकी बातों ने दूर कर दी। मुझे खुशी हुई सुनकर कि तुम अर्जुन के बारे में क्या सोचती हो। बस बेटा, बाकी सबको छोड़कर सिर्फ अपने और अर्जुन के रिश्ते पर ध्यान लगाओ, सब अच्छा ही होगा। चलो अब जूस पी लो, मैं चलती हूँ। राधा जी ने ईशानी का माथा चूमा और चली गईं। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।